बिस्मिल्लाह। दो तीन अहम मामलात के ऊपर बात करेंगे। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश हो रही है और तख्ता उल्टा जाएगा जनाब शहबाज शरीफ साहब का। क्या हकीकत है? तबसरा लेंगे, तज़िया लेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे ख्वाजा आसिफ के उस बयान की जिसमें वो कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात हो भी जाएँ तो बानी तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी क़यादत के ऊपर एतमाद खो चुके हैं। क्या सूरत-ए-हाल बनेगी? क्या मुज़ाकरात होंगे? और अगर होंगे तो उसके बाद क्या बानी तहरीक इंसाफ वाकई जेल में बैठ कर ही तस्लीम करेंगे? क्योंकि वो तो कहते हैं कि बाहर देखूं तो लगता है कि सब हंसी खुशी रह रहे हैं। और एक और अहम मामला है सिविल नाफरमानी का, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपील की है एक इजलास के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक को कुछ अरसे के लिए मौखर किया जाए, एक एक करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑप्शंस इस्तेमाल करे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शेर अफजल मरवा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मरवा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मरवा साहब, ख्वाजा आसिफ भी कुछ इस तरह का तस्करा कर रहे हैं और बानी तहरीक इंसाफ ने जिस तरह जेल में सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि ऐसा महसूस होता है कि बाहर सब हंसी खुशी रह रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे मेरे साथ ही जो है वो मामलात ऐसे ख़राब है। ख्वाजा आसिफ साहब भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत पर एतमाद नहीं रहा बानी तहरीक इंसाफ का। तो सर, ऐसा हकीकत में है? किन लोगों की बात कर रहे हैं? क्या आपकी अपनी फीलिंग क्या है? फीलिंग ये है कि खान साहब ने जब मुज़ाकिराती कमेटी बनाई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी या क़यादत ने ये सोचा कि गोया ये कमेटी फौरी तौर पे मुज़ाकिरात के लिए बनाई गई, तो लिहाजा बयानात ऐसे आने लगे जिस तरह उमर अयूब खान साहब ने कहा कि इंसानों और फरिश्तों से बात होगी। और फिर इसी को लेके जो है असद कैसर साहब जब गए स्पीकर साहब के पास फातिहा पढ़ने के लिए उनकी बहन की रहलत पे, तो ये बयानिया जो है मीडिया की तरफ से डेवलप होना शुरू हुआ कि गोया पीटीआई को मुज़ाकिरात की जरूरत है और खैर सगाली के बयानात दे रहे हैं। यही चीज मीडिया के जरिए खान तक पहुंची और ताज़ा 26 नवंबर को हमारे वर्कर्स की लाशें गिराई गई थी और खान साहब जो हैं उन पे मजीद सख्तियां की गई। हमारे वर्कर्स ताहाल गुमशुदा है, हम पे 20 दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए। तो इन हालात में खान साहब जो हैं उनको हैरत हुई कि ये जो है मुज़ाकिरात की बातें या खैर सगाली की बातें क्यों हो रही है। तो लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनको इसका इदराक नहीं था। लेकिन अब आप गुज़िश्ता 2 दिन के बयानात बिलखसूस असद कैसर साहब ने जो फ्लोर पे बात की है असेंबली के फ्लोर पे मुज़ाकिरात के हवाले से, वो अब बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाना चाहिए कि हमें फिलवक्त जो है मुज़ाकिरात के लिए हम नहीं जा सकते। खान ने 15 की कॉल दी थी, क़यादत की ख्वाहिश थी कि रेमिटेंसेस का बाइकाट जो है उस पे जाने से पहले शायद हुकूमत होश के नाखुन ले। तो ये बयानात जो हैं उस कंटेक्स्ट में भी इस तरह लिए गए। तो लिहाजा यूं खान साहब ने जो है वो दुरुस्ती उसको महसूस हुआ कि शायद बाहर जो है थोड़ा सा अमन और चैन की बांसुरी बज रही है। अच्छा सर, अगर किसी तरह के मुज़ाकरात होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ मुतालबात हुकूमत के सामने रखती है, जिस तरह से आज ही बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि कुछ मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं, शराइत नहीं रखी हैं, तो क्या खान साहब उन तमाम मामलात को, उस तमाम मूवमेंट को तस्लीम करेंगे? खुद आपकी खान साहब से मुलाकातें रही हैं, जो खान साहब इस वक्त जिस भी कैफियत के अंदर हैं, क्या वो तस्लीम करेंगे इस मैंडेट को? नहीं, मुतालिबात हमारे हैं तो उनका मुतालबा तो नहीं है ना। मैंडेट तो उनका मुतालबा होगा कि हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाना चाहिए। एक चीज वाज़ेह है, एक चीज वाज़ेह है और अटल है, मुज़ाकिरात हो या ना हो, खान की रिहाई हो या ना हो, मैंडेट कभी तस्लीम नहीं होगा। मैंडेट जो है ये चोरी हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है और इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा मरवा साहब, आप बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं, आप क्या ये महसूस नहीं करते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पत्ते जो है वो बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रही है? फाइनल कॉल की तरफ आप लोग पहले चले गए, अब सिविल नाफरमानी की तरफ चले गए। सर, ये तमाम चीज़ें बहुत एक्सट्रीम के फैसले नहीं हैं? आप नहीं समझते कि आहिस्ता आहिस्ता तहरीक को आगे बढ़ना चाहिए? और ये ख़ास तनाजुर जो है मेरी गुफ्तगू का, वो अचकज़ई साहब की अभी कुछ देर पहले की गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने आप लोगों से अपील की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि अपनी मौखर करें अपनी सिविल नाफरमानी की कॉल को, पहले दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करें, तहरीक को ज़िली सतह पर मुनज़्ज़म करें। तो सर, आप लोग एक्सट्रीम पे नहीं चले जाते किसी भी फैसले के हवाले से?
ये तेजी की बात जो आपने की है, मेरा ख्याल है तेजी तो शायद नहीं है, क्योंकि 2 साल से हम ही भुगत रहे हैं। आप खुद कोई एक मिसाल दें जहां पे हमें कोई कानून के मुताबिक रिलीफ दिया गया हो। मार पड़ रही है, लोग अगवा हो रहे हैं, मेंबरान खरीदे जा रहे हैं, मैंडेट चोरी हुआ, खान अंदर हैं, लीडरशिप अंदर हैं, मिलिट्री कोर्ट के फैसले करवाए गए, ये सारी चीजें फिर ऊपर से 26 नवंबर को लाशें गिराई गई। कोई एक इंसानियत के मुताबिक या कोई मुहज़्ज़ब ट्रीटमेंट हमारे साथ कहीं रवा रखी गई है? कोई एक मिसाल कोई दे जी, ये खैरसगाली के तौर पे या इंसानियत के नाम पे इन्होंने कोई शफकत का मुजाहरा किया। तो लिहाजा हम मजबूर हैं, हमारे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। हत्ता कि जो है डी चौक जहां पे कभी भी किसी सियासी पार्टी पे कभी कोई फायर खोला ही नहीं गया, हम पे खोल दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम ही मोरिद इल्जाम ठहराए जाते हैं कि हम तेजी से, हाँ अलबत्ता ये जो अचकज़ई साहब के बयान की आपने बात की, हमारी क़यादत में हमारी लोग इस चीज पे सोच रखते थे कि 15 जो दिसंबर की कॉल है उसको थोड़ा शायद मुअख्खर किया जाए, लेकिन हमारे पास खान साहब के पास जो है लूज करने को बहुत ही कम, कुछ भी शायद नहीं रहा है। हुकूमत पे ये बैठे हुए हैं जो असूली तौर पे पीटीआई की होनी चाहिए थी। इन हालात में हम वो कहते हैं ना, तंगा मत बजंगा मत। जी जी। तो ऐसी सूरत। लेकिन शेरज़ा साहब, लेकिन ये भी तो मुमकिन है ना कि आप ये तमाम पत्ते ये एक एक करके इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि सारे ही एक साथ इस्तेमाल कर दें। मतलब सिविल नाफरमानी का इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन शायद उसको थोड़ा सा मौखर किया जा सकता था। तो सर इस तरीके से एक एक करके पत्ते इस्तेमाल नहीं होने चाहिए सियासत में? देखिए, सिविल नाफरमानी का तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है जी सर, लिहाजा ये तो नहीं समझना चाहिए कि ये कार्ड हम खेल गए हैं। अभी इस पे अपनी फैसला होना बाकी है। अच्छा, एक और बात आज बैरिस्टर सैफ साहब ने की है, वो कहते हैं कि जी बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब और साजिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ। सर आप भी बड़े बाखबर आदमी हैं, आपको क्या लगता है सर? मेरा ख्याल है कि जब हुकूमत गिराई गई पीटीआई की रजीम चेंज के वक्त, तो उस वक्त जो है पीपल पार्टी को ये एश्योरेंस दी गई थी कि आइंदा जो हुकूमत बनेगी उसमें निस्ब दोहरानिए के लिए शायद पीपल पार्टी को जो है वज़ारत उज़्मा दी जाएगी। और जब इलेक्शन हो गए तो पीपल पार्टी जो है उसने अपने तई ये छलांग लगाने की कोशिश की कि अगर नून हमें नहीं देती है तो पीटीआई के साथ मिलकर बना लेते हैं, और हमें पेशकश भी हुई थी। तो इनके माबेन जो है बहुत सारी चीजों पे टकराव है। एक अहम चीज जिसका दोनों पार्टियों को इदराक है वो ये है कि खान को गिराने के चक्कर में और पीटीआई को खत्म करने के चक्कर में दोनों ने अपनी सियासत का जनाजा निकाल दिया। तो लिहाजा अब इनको ये भी एहसास है कि वक्त कम है रिकवरी के लिए या रिमीडियल मेजर के लिए। और जहां तक बैरिस्टर सैफ साहब ने ये कहा, दुरुस्त कहा है, जरदारी साहब जो हैं उसकी तो सारी उम्र कोने खदरों में खुफिया बातें करने में गुजरी हैं। तो लिहाजा अभी अगर वो कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश जो है वो हमें भी फील हो रहा है कि पीपल पार्टी जो है अब कुछ नए वेंचर्स पे निकलना चाहती है। अगर पीपल्स पार्टी आपसे राब्ता करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू शनीद करती है कि साथ मिलकर जो है वो नून लीग की हुकूमत को फारिग किया जाए, आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है सर? ये मेरी जाती राय है, पार्टी की न समझी जाए। मैं ये समझता हूँ कि पीपल पार्टी अगर हमारा मैंडेट वापस करती है तो शायद इसके बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन जब तक मैंडेट पे कोई वॉलंटियर नहीं करते हैं तो कोई मुमकिन नहीं है। नून के साथ जो है वो तो हम समझते हैं कि ये जो जितना 2 साल में हुआ वो अगर जिम्मेदारान का तायुन हम करना चाहें तो नून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इक्वली सरफहरिस्त है। लेकिन पीपल पार्टी को हम फिर दूसरे इस पे, क्योंकि पीपल पार्टी ने भी अपना और नून का और जो हालात के तहत इन दोनों का जॉइंट मफाद बना हुआ था उसके दिफा के लिए फिर इस जो हमारे साथ फिस्तायत हो रही है उस पे खामोश इसके हिस्सेदार बन गए। अच्छा शेरज़ा साहब, आपने मैंडेट वापस करने की बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से,
तो आप लोगों का तो मैंडेट पे इख्तलाफ नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से भी कुछ ऐसे मामलात हैं क्या? किन इलाकों में? चंद है, पीपल पार्टी ने तो चंद नशिस्तें हथियाई हैं और इनके लिए इतना मुश्किल भी नहीं है। अलबत्ता ज्यादातर हमारा मैंडेट जो है वो नून को दिया गया और चंद एक जगहों पे JUI को दिया गया, और MQM का सारा मैंडेट जो है वो हमारा है। MQM जो है जितनी नशिस्तें हैं वो सारी PTI की, एक भी नशिस्त जो है कहीं भी जीती नहीं है। शेर अफजल साहब, अगर पॉलिटिकल कमेंटेटर की हैसियत से, एक सियासत के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले की हैसियत से आप जायज़ा लें तो वफाक में कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि कोई कौमी हुकूमत बनने वाली है, कोई टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनने वाली है, कोई हुकूमत में तब्दीली आने वाली है, कुछ ऐसी बातें आपको भी यकीनन सुनाई दी होंगी। इसमें आप अमली तौर पर क्या समझते हैं? हकीकी तौर पर ऐसा कुछ है? हुकूमत को कोई खतरा है? देखिए, एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से मैं एक बात करता हूँ कि सब ये समझते हैं, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, सियासी कुव्वतें हो, पार्टीज हो, कि हमें इस डगर पे जाते हुए हम पाकिस्तान को कहां पे ले आए हैं। रिजीम चेंज ऑपरेशन का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो हाईएस्ट पोस्ट है आर्मी चीफ का, उसके लिए जो है इमरान खान जो है वो अपनी मर्जी का कोई ना ला सके। इसके बाद जो है जो हुकूमतें बनी, जिस तरीके से सियासी पार्टियों को हुकूमतों में शामिल करवाया गया, वजारतों गवर्नरों की जो तकसीम हुई, और फिर तकरीबन अब ये 8 फरवरी के बाद 10 माह होने को आए हैं, इन्होंने जिस अंदाज से, जिस तरह से हुकूमत की है, बलिहाज मजमूई पाकिस्तान बैनुल अक़वामी बिरादरी में हर लिहाज से डाउनग्रेड हो रहा है। ये जो गारा बना है तमाम पार्टियों को डाल के, ना बैनुल अक़वामी सतह पे कोई नेकनामी मिल रही है, ना इस हुकूमत को कोई क्रेडिबिलिटी मिल रही है। रियासत के अंदर, मुल्क के अंदर सियासी इंतशार और तफरीक है। बुनियादी इंसानी हकूक की मुसलसल पामाली ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका और दीगर जो कुव्वतें हैं उनको अंदर से तो परेशान रखा हुआ है कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। अब 26 नवंबर की एक अगर आखिरी मिसाल दें कि जी गोली चलाई गई है, इस तमाम सूरत हाल में ओवरसीज पाकिस्तानी जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो जो है परेशान हैं कि मुल्क जो है वो किस डगर पे चल निकला है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कीमत जो है वो रियासत पाकिस्तान या ममलिकत खदादाद पाकिस्तान चुका रही है सिर्फ इस गारे को। ये जो गारा बना हुआ है हुकूमत की शक्ल में, चाहे वो सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, या जो असेंबलियां बनाई गई हैं, तो जरूरत शायद ये है कि मुल्क का सोचा जाए, और मुल्क को सोचने के लिए जरूरी है कि अफराद और सियासी पार्टियां अपने सियासी और दुनियावी मकासद को मुल्क की मकासद के ताबे बना दें। ठीक हो गया, तब ही पाकिस्तानियों को एतमाद भी आएगा, दुनिया में जो है पाकिस्तान के हवाले से कोई मुस्बत सोच उभरेगी। ठीक हो गया। एक आखिरी चीज में शेर अफजल साहब और कुछ लबकुशाई कर दीजिएगा। जनरल फैज हमीद का जो मामला है, क्या ये किसी तरीके से आपको लगता है कि इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल का रास्ता खोल सकता है? देखिए, इनकी तो जिस अंदाज में बोंडी कोशिशें हैं, कहां से खान के ताने बाने जो हैं वो जराइम के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। मिसाल देता हूं, बलूचिस्तान में शर एडवोकेट साहब जो हैं उसका मर्डर होता है और खान साहब इसमें मुल्जिम ठहराए जाते हैं। जिले शाह हमारा वर्कर है, उसका मर्डर होता है, खान मुल्जिम बनाए जाते हैं। अब तो तैयारियां शायद ये भी नजर आ रही हैं कि जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है उसमें भी PTI के जो है कुछ लीडर्स को ये मुलविस करने जा रहे हैं। तो लिहाजा इद्दत केस जिस अंदाज में इन्होंने बनाया, साइफर केस, कहानियां सारी इनकी जो हैं वो ढह गई, और इनसे ये भी बईद नहीं है कि
1857 की जंग आजादी में बगावत के केस में भी इमरान खान को डाल दे। तो लिहाजा ये फैज हमीद जो है उसका 9 मई से क्या ताल्लुक है? पहला सवाल तो ये है। फैज हमीद तो 9 मई पे इशू पे गिरफ्तार ही नहीं हुआ है। अब बदौरान समात कोर्ट मार्शल जो अमूमन 8 से 10 दिन चलता है, इन्होंने दीवानी मुकदमा बना दिया है। 4 माह के बाद कहते हैं फर्द जरम बना है। और फर्द जरम क्या है? फर्द हमीद पे नहीं लगता है फर्द जरम है, उन्होंने तो पीटीआई पे फर्द जरम आयद कर दिया है, इंतशार और फलां और डींग। तो लिहाजा अगर ये कोशिश कर भी लेते हैं तो एक चीज इंतहाई क्लियरली मैं कह दूं कि अगर ये खान को मिलिट्री ट्रिब्यूनल ले जाना भी चाहें तो ना खान को परवाह है और ना खान इस हवाले से किसी खिफत का या डर का शिकार हैं। ठीक हो, खान ने वादे कहा है कि ये कुछ भी कर ले। बाकी फैज हमीद जो हैं उनके मामलात कुल के तो कौम के सामने आई ही नहीं है। जिस दिन ये फैज हमीद के मामलात कुल के कौम के सामने लाएंगे तो मेरा ख्याल ये है कि फैज हमीद से ज्यादा बड़ा मुजरिम बाजवा की शक्ल में कौम को नजर आएगा। अच्छा, बाजवा जो है उसको पनाह दी हुई है, उसको प्रोटेक्शन है, उसको जा रहा है। और फैज हमीद जो डीजीआई था, जो उसका माताहत था, वो ये सब कुछ करता फिर रहा था और उनको पता ही नहीं था। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सीनियर सहाफ़ी पीजे मीर और इसार राना मेरे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब सर आपका भी शुक्रिया, इसार राना साहब सर आपका भी शुक्रिया। पीजे मीर साहब सर आप ही फरमाइएगा, बैरिस्टर सैफ साहब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को वज़ीर बनवाने के लिए जरदारी साहब एक्टिव हो गए, ऐवान सदर में कोई खिचड़ी पक रही है, कुछ ऐसा है क्या कि हुकूमत के जाने का और बिलावल के आने का प्लान बन रहा हो? ये तो बहुत पहले का एक प्लान था, अगर आपको याद हो, लेकिन इनकी एज उस वक्त नहीं थी कि जिसको इनको वज़ीर आज़म बना सकें। लेकिन ये पीपल्स पार्टी का एम है, ये नई लीडरशिप है, इनकी पुरानी लीडरशिप मोस्टली अल्लाह को प्यारी हो गई है, कुछ हो जाने वाले हैं, कि कईयों का टाइम बार हो गया हुआ है। सो द क्वेश्चन इज़ कि नई जो फ्रेश लीडरशिप जो इमर्ज कर रही है, जो कि दुनिया में करती है, हर जगह करती है, हर पार्टी में करती है, तो मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो को अगर तैयार कर रहे हैं जरदारी को, तो दैट ये उनका प्रोगेटिव है। उनके पास और कोई है नहीं है, उन्होंने भुट्टो की लेगेसी भी आगे लेके चलनी है और उसी पे उनको वोट मिलते हैं। और जिस तरह एक है घर घर में भुट्टो जिंदा है, दैट इज देयर क्लेम। लेकिन आई विश कि ये जो नारा है ये फिर भुट्टो साहब का ही नारा लगाए ना, ये अपने नारे बीच में ना डाले, वो काम ना करें जो कि भुट्टो साहब ने नहीं किए। तो ये आई थिंक अगर इन रियल स्पिरिट एंड फेथ अगर जुल्फकार अली भुट्टो का आप नारा लेके चलोगे, आई थिंक इस पार्टी का फ्यूचर भी होगा और इसके अंदर जो जाले इधर उधर हो गए वो भी वापस आ सकते हैं। अच्छा पीटर साहब, कोई ऐसी गुंजाइश आपको नजर आती है कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की जो मुस्तकबिल करीब है उसमें कोई पार्टनरशिप हो जाए? मैंने हमेशा कहा है, इलेक्शन से पहले बहुत कहा है, पिछले साल कहा है कि अगर कोई अलायंस बन सकता है ये पीपीपी और पीटीआई का अलायंस बन सकता है, क्योंकि जो पीटीआई और पीएमएलएन के जो इख्तलाफात इतने गहरे हो चुके हैं और फिर अब गवर्नमेंट के अंदर जो हो रहा है, तो नेचुरली वो कभी वो लाइक माइंडेड भी नहीं है। देखिए ना, अलायंस उनके साथ होता है जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं, तो लाइक माइंडेड जो है ये पीपीपी और पीटीआई हैं। और इसके अंदर आप देख लोगे कि दोनों की एक लिबरल अप्रोच है इन कंपैरिजन। हालांकि पीएमएल भी एक लिबरल फोर्स है, लेकिन उसमें कंजर्वेटिव जो एलिमेंट है वो काफी ज्यादा है। सो उस लिहाज से आई थिंक द लाइकली कैंडिडेट या लाइकली पार्टी जो है जिनकी आप जो आपने सवाल किया है वो यही दोनों का हो सकता है। प्रोवाइजो आपके पास रहमान मलिक जैसे नेगोशिएटर्स हों या और कोई मीडिएटर्स अच्छे हों या शाह महमूद कुरैशी जैसे मीडिएटर्स हों, वो शायद करा सके, बाकियों का आई डोंट नो क्या। ठीक हो गया। आप क्या कहते हैं राना साहब कि कहीं पर कोई खिचड़ी पकती दिखाई दे रही है आपको? बैरिस्टर सैफ का बयान अचानक है, गैर जरूरी है, या जो है वो इसके पीछे कोई सब्सटेंस आपको नजर आता है? नहीं, पाकिस्तान तो एक ऐसा किचन है जिसमें हर वक्त खिचड़ी पकती रहती है और इसमें से अब खिचड़ी पकते पकते पता चलता है कि जी ये तो हरीसा निकल आया बीच में से। तो वो मुझे तो इस पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए कोई मुझे अचंबा नहीं लगता,
क्योंकि पाकिस्तान में सिवाय अवाम के किसी को भी इख्तिदार मिल सकता है, अवाम को इख्तिदार नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ से जरदारी, जरदारी से बिलावल, बिलावल से मरियम, ये समीउल्लाह और कलीमुल्लाह के अंदर जो हॉकी खेली जाती है वही खेली जाती रहेगी। लेकिन इसमें अवाम कोसों दूर हो गए। अब अभी पीजे कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को फिर भुट्टो का फलसफा लेके चलना पड़ेगा। तो भाई वो जो एक शेर है ना कि इश्क तो सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पे करबला का साया है, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि भुट्टो का फलसफा भी आप लेके चले और फिर इस्टेब्लिशमेंट से भीख लेके वजारत उज़्मा भी और सदारत ले ले। इस तरह नहीं हो सकता। आप विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते, एक तरफ खेलना पड़ता है आपको। तो ये कोई मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है कि अगर वो बिलावल आ भी जाए तो आ सकते हैं। उनका मुल्क है, उनके अब्बू सदर हो, वो खुद वजीर आजम हो, वो हमारी भांजी जो है उसको आप वजीर खारजा बना दें, कोई एक आधा रह जाए तो कोई और ओहदा दे दे। यहाँ पे भी नवाज शरीफ वजीर आजम तो होंगे तो उनका भाई वजीर आला होगा, उनका कोड़म डिप्टी वजीर आजम या वजीर खारजा या खजाना होगा। तो ये खानदानों की हुकूमत है तो चलती रहे कि इसमें कौन सा आवाम को क्या खाक पूछ मिल जाएगा। बिलावल आ जाए ना या शहबाज शरीफ आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। तो बड़ा एक अहम मामला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की जिस तहरीक को लेकर चली थी उसके हवाले से खुद महमूद अचकज़ई का कहना है कि इसको मौखर किया जाए, पहले तहरीक के तमाम लवाजमात को पूरा करें फिर ये काम भी कर लीजिएगा। ब्रेक के बाद जायजा लेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद है, इसार राना साहब ने भी ज्वाइन किया हुआ है। पीजे मीर साहब सर, आखिरी कॉल, फिर सिविल नाफरमानी, फिर अब हम देख रहे हैं कि एक बड़े पुराने सियासतदान हैं, हमेशा ही असम्बलियों में कहीं ना कहीं मौजूद रहे, महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने मशवरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि पहले ज़िले सतह पे कोई तहरीक बना लें, फिर उसको मरकज़ी सतह पे ले आएँ, सूबाई सतह पे ले आएँ। आप लोग किन चक्करों में पड़े हुए हैं कि कभी फाइनल कॉल देते हैं, कभी सिविल नाफरमानी देते हैं। तो सर कहीं पर नापुख्तगी भी है फैसलों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहे हैं, और बहुत एक्सट्रीमिज़म भी नज़र आता है। ये बेसिकली थर्ड अंपायर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो स्निकोमीटर को भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये देखो ये क्या हो रहा है, बेईमानी है, 45-47 हो गया, उसके बाद आपके इलेक्शंस एंड ऑल दैट। तो ये बेसिकली उस रास्ते पे जा रहे हैं और इन रिटर्न गवर्नमेंट जो है वो डिफेंसिव हो रही है, वो नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लगी हुई है। और भाई तुम नेशनल वेलफेयर पर रखो, हम इसको नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बना दिया है। आप नेशनल वेलफेयर स्टेट बनाए जिसके अंदर आप लोगों के काम करें। जितना पैसा आप सिक्योरिटी पे लगा रहे हो, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना मुल्क इतने कोई पैसे लगाता है। आपका लिटरेसी रेट देखो यार, जस्ट 60%, और वो भी कह रहे हैं कि 2-3% अब नीचे हो गया है। आप एजुकेशन के दायरे के अंदर पैसा लगाओ, सारा पैसा सिक्योरिटी पे लग रहा है, तो आवाम पे क्या लग रहा है? जिस तरह एसआर बात कर रहे हैं, ये कि आवाम को क्या मिल रहा है मुझे बताओ। हर चीज तो सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट नेशनल वेलफेयर? उस पे बात कोई हो नहीं रही है। और यही वजह है कि हम आगे डेवलप नहीं कर रहे। सारा आपके रिसोर्सेज हैं वो एक ही जगह पे लगे हुए। क्यों जी? ये जो पीटीआई है ये जलसा करेगी, नाफरमानी। ओ यार, जो कर रहा है ना जलसा, नाफरमानी तो अनएक्सेप्टेबल है। जिसने ऑपोजिशन में बैठ के जलसा करना है बिल्कुल करे, बिस्मिल्लाह करे। लेकिन अगर आप कानून के बाहर जाएंगे, वेदर इट इज नून, पीपीपी या पीटीआई, आई एम अफ्रेड आपकी जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट और आपकी एस्टेब्लिशमेंट है, उसको अंदर बंद करे। क्योंकि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड अनदर इनडिसिप्लिन एंड केओस। आपने देख लिया कि 24 को क्या हुआ है, उसकी रिपरकशंस देख लो। बाहर जाके अमेरिकन सेनेट के अंदर क्या क्या बातें हो रही हैं। यार खुदा के लिए अपनी को इज्जत तो बचा लो। तो मैं समझता हूं कि अगर ये ऑपोजिशन एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करे, आप डिफेंसिव पे ना जाएं, आप इनको इजाजत दें। जो गलत करेगा आपने गोली नहीं चलानी, आपने इनको पकड़ के बंद कर देना है। ये डेमोक्रेसीज में होता है। और वो कहते हैं ना, वायलेंस ओवर वायलेंस इज नॉट द आंसर, नेगोशिएशंस इज द अल्टीमेट आंसर। और यही रूट है आगे फाद, और कोई रूट नहीं है। सर नेगोशिएशंस की आपने बात की, मैं दोबारा नेगोशिएशंस के ऊपर आपके पास आऊंगा। जरा इसार राना साहब से टेक लेंगे। राना साहब, आप क्या कहते हैं, सिविल नाफरमानी, महमूद अचकज़ई का बयान, ये तमाम चीज़ें ये क्या रास्ता दिखा रही हैं सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी पत्ता इस्तेमाल करने से बाज आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये नाफरमानी की तहरीक को कोई शुरू करेंगे। ये एक फ्रस्ट्रेटेड फैसला है और कुछ नहीं। और ये फ्रस्ट्रेशन जो है इमरान खान की,
वो सिर्फ सिस्टम के खिलाफ नहीं, अपनी क़यादत के खिलाफ भी है। जो लोग बाहर हैं जेल से, वो तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान के किसी भी नैरेटिव के साथ चलने के लिए। उनके तो अपने मकासद हैं, वो तनख्वाहें कहीं और से ले रहे हैं, उनके अपने जो है वो टारगेट है। शिबली फराज पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि पीटीआई और हुकूमत भाई भाई हैं। तो उनसे पूछें कि फिर डी चौक में जो लाशें गिरी वो किसकी गिरी थी? और वो जो लोगों के घरों में छापे पड़ते हैं, बच्चे उठा लिए जाते हैं, खवातीन से बदतमीजी होती है, तो वो कौन से भाई कर रहे हैं? और अगर आप भाई भाई हैं तो पिछले 10 साल से जो एक सरफटोल की हुई है एक दूसरे के साथ, वो क्यों की हुई है? अगर हम भाई भाई पीटीआई और वो नून लीग भाई भाई हैं, तो फिर ये इतनी दुश्मनियां कहाँ बढ़ गई है? क्यों बढ़ गई है कि आप वो कहते हैं कि इमरान खान को हमने जिंदा नहीं छोड़ा, वो बाहर निकला तो वो हमें नहीं जिंदा छोड़ेगा। तो ये कौन बरादरान यूसुफ है? कौन है ये लोग? तो मैं समझता हूँ कि ये जो काल दिए खान साहब ने, ये एक फ्रस्ट्रेटेड काल है, क्योंकि डेफिनेटली उनका तो बाहर कोई राब्ता नहीं, उन्हें क्या पता बाहर क्या हो रहा है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है। उन्हें तो जो दिखाया जाता है वो उसी के मुताबिक सोचते हैं, उनके पास तो कोई और सोर्स नहीं है। राना साहब, आप सोर्स है। राना साहब, आपने जो बात की, तो फिर ये तो ख्वाजा आसिफ की उस गुफ्तगू की तायद भी है कि जिसमें वो कहते हैं कि मुज़ाकरात हो भी जाएं तो इमरान खान साहब ने तायद नहीं करनी, क्योंकि ये लीडर्स के ऊपर वो एतमाद ही नहीं करते। नहीं, लेकिन ये कि इस हुकूमत का कौन गारंटी है देगा? इनके पास है क्या? पल्ले नहीं गा तेला ते कर दी मेला मेला। ये किसी चीज के फैसला करने की पोजीशन में है क्या? ये जो वो कहते हैं कि जी गिरफ्तार सियासी कारकुनों को रिहा करें, ये कर सकते? क्या वो कहते हैं 26वीं तरमीम खत्म करें, ये कर सकते? क्या वो कहते हैं मैंडेट की बहाली की बात करें, ये कर सकते? इनके पास क्या है? ये तो खुद एक भीख में ली हुई कटोरा हाथ में पकड़ के हुकूमत कर रहे हैं। इन्होंने क्या वो किसी बात की गारंटी देनी है? इसीलिए मैं कहता हूं कि देखें, पीटीआई पाकिस्तान का बहुत बड़ा सियासी असास है, इसे बिखरना नहीं चाहिए, इसे जाया नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान का मैं समझता हूं कि स्टैब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है, लेकिन पीटीआई भी एक सियासी स्टैब्लिशमेंट है और इन्हें आपस में मिलकर बैठ के बात करनी चाहिए। किसी की गलती है तो उसका एतराफ कर ले, किसी की ज्यादती है वो उसका एतराफ कर ले, और ये मिलके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करे। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो ये जो असल कुव्वतें हैं उन्हें इकट्ठा बैठना पड़ेगा। ये जो बीच में टटपूंजिए शामिल वाजे हैं जो इस लड़ाई के अंदर अपने मौजमेला कर रहे हैं, उनसे बाहर आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। पीजे मीर साहब, सर जिस तरह से इसार राना साहब ने भी कहा, फिर ख्वाजा आसिफ के बयान भी मैंने यहाँ कोट किया, फिर मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। बैरिस्टर गौहर ने भी बड़े मुनासिब से अल्फाज में कहा है कि बहुत हो गया, मुज़ाकरात ज़रूर करने चाहिए, लेकिन हमने कुछ शराइत नहीं रखी, मुतालबात अपने सामने रखे हैं। तो मुज़ाकरात होते हुए और उसके बाद मुज़ाकरात तस्लीम होते हुए, ये दोनों आपको दिखाई देते हैं ऐसी सूरत हाल में कि जब खान साहब कहें कि बाहर तो सब हंसी खुशी रह रहे हैं, जब मैं देखता हूँ बाहर की तरफ? देखें, जो इसार ने भी बात की है ना, वो नेल ऑन द हेड है। वो ट्रस्ट कौन किसको करे, ये मुझे बताओ। आपने मौलाना साहब के साथ भी इन्होंने किया था ना, मौलाना साहब भी चीखें मार रहे हैं, याद है अभी जो बिल पे जी मदारिस वाला कि जो मेरे साथ डील हुई थी, जो बात हुई थी, ठीक है ना, मदारिस वाला, तो वो रो रहे हैं ना, तो बैक ऑफ हो गए कि नहीं, मुझे बताएं आप। सो द क्वेश्चन हियर इज कि बिल्कुल इसार सही कह रहे हैं कि इधर से आप किसको ट्रस्ट करेंगे, उधर से किसको ट्रस्ट करेंगे। ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है, इसके अंदर आपको मीडिएटर चाहिए। जब तक एक अच्छा मीडिएटर और क्रेडिबल मीडिएटर नहीं आएगा, हम इसी डायलेमे में फंसे रहेंगे। बात एंड में वही है, आपने एक दूसरे से बात करनी है करनी है करनी है। अगर आप नहीं करेंगे, आप अपना नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन आप अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और अवाम जो है ये बिल्कुल बागी हो जाएगी, आपको वोट शोट नहीं देगी, है बिल्कुल नहीं आपको सपोर्ट करेगी। तो आप कब तक इस अवाम को इन अबेंस रखेंगे? आपने अवाम को साथ रखना है, जो मर्जी आ जाए। हमारी अवाम जो है वो उसमें फ्रैक्चर्स पैदा हो गए हैं, उसमें फिशर्स पैदा हो गए हैं, और उसमें एक ब्रेकडाउन का एक आप कह लो कि एक पॉइंट आ गया है। हमने इनको जोड़ना है अवाम को यार। हर एक ने अपनी अपनी वो कैंप्स बना लिए हैं, और पाकिस्तान का कोई सोचता नहीं। हर बंदा कह रहा है मैं, और भाई यूनाइटेड वी फॉर्म, डिवाइडेड वी फॉल।
तो जब तक हम यूनाइटेड नहीं होंगे एज ए पॉलिटिकल फोर्स, तब तक आप इसी डायलेमा में, एनिग्मा में आप पड़े रहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट में सबको पता है, यस दे आर द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, इसमें कोई दो राह नहीं है। और लेकिन आप तो अपने आप को यूनिफाई करो ना। बिल्कुल। आपकी डिसयूनिटी से फौज अंदर आती है, जो मैं बार बार आपको सबको बताता हूं। ये बैठते तो 4 नंबर गेट के ऊपर है कि, और इनमें इतनी सकत नहीं है कि एक दूसरे के साथ जाके बात करें। आपने इनकी तलखियां देख ली हैं असेंबली के अंदर, और जो गवर्नमेंट में आता है वो सिक्योरिटी बिल नए पास करा लेता है। तो ये कब तक आप कराएंगे, कब तक करेंगे ये? सो इस चीज को हमने किसी संजीदा तरीके से इसको ऑब्जर्व करना है, वरना फाद ये रोना आज भी रो रहे हैं, कल भी रोएंगे, परसों भी रोएंगे। बहुत शुक्रिया। पीजे मीर साहब मेरे साथ मौजूद थे, इसार राना साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।